इस विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय एक ऐसा ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो सच कहे तो हमारे अस्तित्व के कण-कण से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। और इन्हें अपचयोपचय अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। और इस विषय की तह तक जाने के लिए हमने कुछ बहुत ही ठोस स्रोतों को आधार बनाया है। बिल्कुल, मुख्य रूप से रसायन विज्ञान की जो एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक है उसके अंश और साथ ही इस विषय पर उपलब्ध विकिपीडिया का एक काफी विस्तृत लेख। और आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा मिशन यही समझना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का ये एक बहुत ही साधारण सा लेन देन हमारे आसपास की पूरी दुनिया को चलाता है। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि किसी गाड़ी के इंजन में ईंधन के जलने से लेकर स्मार्टफोन की बैटरी तक। बिल्कुल, स्मार्टफोन की बैटरी के काम करने तक। सही कहा। जो लोग विज्ञान की जटिलताओं को बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के तार्किक तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा कई सारे आहा मोमेंट्स लेकर आने वाली है। तो इस पूरे विषय को अगर हम एक कहानी की तरह देखें तो इसकी शुरुआत होती है चीजों के जलने और जंग लगने से। एकदम सही। तो चलिए इसे शुरुआत से ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पुराने समय में रसायन शास्त्रियों का नजरिया इस पर काफी सीधा था। उनके लिए ऑक्सीकरण का मतलब बस इतना था कि किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे वो एनसीईआरटी के चैप्टर में एक बहुत ही क्लासिक स्कूल वाले प्रयोग का जिक्र है। वो मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने वाला प्रयोग। वही। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर वो सफेद पाउडर बनाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी, तो वो उस पुरानी परिभाषा के हिसाब से ऑक्सीकरण का एक परफेक्ट उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी के साथ पुरानी परिभाषा में एक बात और शामिल थी, हाइड्रोजन का निकलना। मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले। उसे ही ऑक्सीकरण माना जाता था। लेकिन समय के साथ विज्ञान और ज्यादा सूक्ष्म होता गया। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि दुनिया में ऐसी हजारों अभिक्रियाएं हैं जहां ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का तो कोई नामो निशानी नहीं होता। बिल्कुल, फिर भी उनका व्यवहार एकदम ऑक्सीकरण जैसा ही होता है। रुको, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि पुरानी परिभाषा गलत नहीं थी, बस हम पिक्चर का एक ही साइड देख रहे थे। एकदम सटीक बात कही। पुरानी परिभाषा अधूरी थी, इसलिए आधुनिक रसायन विज्ञान ने एक नई और अधिक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। इस आधुनिक नजरिए से ऑक्सीकरण का असली मतलब है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका ठीक उल्टा है अपचयन, यानी रिडक्शन, जिसका सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। और विकिपीडिया के उस आर्टिकल में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि दोनों प्रक्रियाएं कभी भी अकेले नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसा परमाणु जरूर होना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा हो। ये हमेशा जोड़े में चलती हैं। इसीलिए रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिला के इन्हें रेडॉक्स कहा जाता है। इसे एक प्रतियोगिता की तरह भी देखा जा सकता है। अलग अलग तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने या उन्हें छोड़ देने की एक अदृश्य होड़ मची रहती है। और इस होड़ को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही विजुअल और शानदार उदाहरण दिया गया है। वो नीले घोल वाला। मान लीजिए एक बीकर में कॉपर नाइट्रेट का घोल रखा है जिसका रंग गहरा नीला होता है। अब अगर हम उस नीले घोल में जिंक धातु की एक ग्रे रंग की पट्टी डाल दें और उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, भूरे रंग का कॉपर जमा होने लगता है। और जो घोल पहले गहरा नीला था वो धीरे धीरे रंगहीन होने लगता है, एकदम पानी जैसा। देखने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन उस बीकर के अंदर असल में क्या हो रहा है? बीकर के अंदर असल में इलेक्ट्रॉनों का एक बहुत ही हिंसक युद्ध चल रहा है। हिंसक युद्ध? वो कैसे? क्योंकि यहाँ जिंक और कॉपर के बीच इलेक्ट्रॉनों की लड़ाई है। जिंक की फितरत ऐसी है कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीकृत हो जाता है और जिंक आयन के रूप में उस घोल में घुलने लगता है। दूसरी तरफ घोल में जो कॉपर के आयन तैर रहे थे, जिनकी वजह से घोल का रंग नीला था, बिल्कुल, वे कॉपर आयन उन छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों को तुरंत लपक लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे अपचयित हो जाते हैं और ठोस कॉपर में बदलकर जिंक की पट्टी पर चिपकने लगते हैं। और जैसे जैसे नीले कॉपर आयन ठोस बनते जाते हैं, घोल का रंग गायब होता जाता है। यही इसका पूरा विज्ञान है। तो यहाँ जिंक ने कॉपर को एक तरह से हरा दिया। जिंक ने जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को थमा दिए। एकदम सही। और रसायन विज्ञान में इस हार जीत का एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है।
अगर हम कॉपर की तुलना सिल्वर यानी चांदी के साथ करें तो कहानी पलट जाती है। वहाँ कॉपर ज्यादा ताकतवर साबित होता है। हाँ, वहाँ कॉपर सिल्वर को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इन प्रयोगों को आधार बनाकर ही वैज्ञानिकों ने धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी तैयार की है, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जिसके अनुसार जिंक सबसे ज्यादा सक्रिय है, फिर कॉपर का नंबर आता है और फिर सिल्वर का। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ लैब के बीकर तक सीमित नहीं है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। गैल्वेनिक सेल वाला कॉन्सेप्ट। जी, इसी इलेक्ट्रॉनों की होड़ के सिद्धांत पर गैल्वेनिक सेल या बैटरी काम करती है। अगर हम जिंक और कॉपर को एक ही बीकर में डालने के बजाय उन्हें दो अलग-अलग बीकरों में रखें और उन्हें एक तार से जोड़ दें, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर तक जाने के लिए उस तार से होकर गुजरेंगे। और इलेक्ट्रॉनों के इसी बहाव को तो हम बिजली या विद्युत धारा कहते हैं। ये बहुत ही कमाल का है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर बैटरी के अंदर यही रेडॉक्स अभिक्रिया चल रही होती है। हम बस उन भागते हुए इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में अपना उपकरण लगा देते हैं। बिल्कुल, ताकि उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। खैर, ये तो बात हुई उन आयनिक यौगिकों की जहां एक परमाणु इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देता है और दूसरा पूरी तरह से ले लेता है। यहाँ हिसाब किताब बहुत साफ है। लेकिन जब हम सहसंयोजक या कोवेलेंट यौगिकों को देखते हैं, जैसे जैसे पानी या मीथेन, तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। हाँ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसी एक के पास नहीं जाते, बल्कि उनके बीच साझा होते हैं। लेकिन ये साझेदारी कभी भी बराबरी की नहीं होती। एकदम नहीं। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। इसे टग ऑफ वॉर या रस्सी कस्सी के खेल की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की रस्सी पकड़कर खींच रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी है। रसायन विज्ञान की भाषा में कहें तो वो ज्यादा ऋण विद्युती या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रूपी वो रस्सी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खिंची रहती है। और इसी खिसकाव को नापने और ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों को एक बहुत ही मजबूत अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। यहीं से ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। हाँ, ये काल्पनिक बही खाता है। ये मानकर चलता है कि अगर रस्सी टूट जाए और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ताकतवर खिलाड़ी के पास चले जाएं, तो किस परमाणु पर कितना चार्ज आएगा। इस बही खाते के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम है जो स्रोत में विस्तार से समझाए गए हैं। सबसे पहला और आसान नियम यह है कि जब कोई तत्व अपनी मुक्त अवस्था में होता है, यानी फ्री स्टेट में, हाँ, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। जैसे अगर दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हैं तो दोनों की ताकत बराबर है, रस्सी बीच में रहेगी, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन जब अलग अलग तत्व आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान ऑक्सीजन पर रखना होता है। ऑक्सीजन आमतौर पर इतना ताकतवर होता है कि वो हर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए ज्यादातर यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा परंतु है। और विज्ञान में अपवाद ही तो चीजों को मजेदार बनाते हैं। बिल्कुल। पेरोक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला एक दुर्लभ यौगिक है, जी, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2। यहाँ तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाती है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी का सबसे बड़ा बाहुबली है, वो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच रस्सी कस्सी होती है तो ऑक्सीजन जो हमेशा दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचता था, फ्लोरीन के सामने कमजोर पड़ जाता है। फ्लोरीन हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 ही रहती है, बिना किसी अपवाद के। और ऑक्सीजन को मजबूरन +2 अवस्था में आना पड़ता है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो आमतौर पे +1 होता है, क्योंकि वो अक्सर हार जाता है। सिवाय तब जब वो किसी धातु के साथ जुड़कर हाइड्राइड बनाता है। हाँ, धातुएं हाइड्रोजन से भी कमजोर होती हैं इलेक्ट्रॉन पकड़े रहने में, इसलिए वहां हाइड्रोजन -1 बन जाता है। इन नियमों को लागू करते समय होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए एल्फ्रेड स्टॉक नाम के एक जर्मन रसायन शास्त्री ने एक बहुत ही व्यवहारिक प्रणाली बनाई थी, स्टॉक नोटेशन। चूंकि कुछ धातुएं बहुत कंफ्यूज करती हैं, जैसे लोहा या आयरन कभी +2 अवस्था में होता है तो कभी +3 में। बिल्कुल। ऐसे में अगर कोई सिर्फ आयरन क्लोराइड कहें तो पता ही नहीं चलता कि कौन से वाले की बात हो रही है।
इसलिए स्टॉक ने सुझाव दिया कि धातु के नाम के साथ कोष्ठक यानी ब्रैकेट में रोमन अंकों का उपयोग किया जाए। जैसे अगर सोना अपनी +3 अवस्था में है तो उसे सिर्फ ऑरिक क्लोराइड कहने के बजाय Au3Cl3 लिखा जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर का वर्जन बता रहे हो कि मैं आयरन 2.0 इस्तेमाल कर रही हूँ या आयरन 3.0। इससे संचार में कोई गड़बड़ नहीं होती। एकदम सटीक तुलना है। ये अकाउंटिंग सिस्टम सुनने में बहुत सुव्यवस्थित लगता है, लेकिन एनसीईआरटी के उस चैप्टर को आगे पढ़ने पर कुछ ऐसे फॉर्मूले सामने आते हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या वाले विरोधाभास की बात कर रही है ना? बिल्कुल। कुछ यौगिक ऐसे हैं जहां कैलकुलेशन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर एक भिन्न या फ्रैक्शन में आता है, जैसे कार्बन सब ऑक्साइड यानी C3O2। हाँ, इसके नियम से गणना करें तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4/3 निकलती है। इसी तरह Br3O8 में ब्रोमीन 16/3 है और टेट्राथायोनेट आयन में सल्फर की संख्या 5/2 आती है। जो कि काफी अजीब लगता है सुनने में। अब 1 मिनट रुकिए। इलेक्ट्रॉन कोई पिज्जा या सेब तो है नहीं जिसे आप काटकर 4/3 या 5/2 कर देंगे। किसी भी परमाणु से आधा इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है? यही तो इस बही खाते की सबसे बड़ी चाल है। इलेक्ट्रॉन कभी टुकड़ों में नहीं बढ़ते। जब हमें ऐसी कोई भिन्नात्मक संख्या मिलती है तो वह असल में उस अणु के अंदर मौजूद उस तत्व के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का एक औसत होती है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक गणितीय जुगाड़ है? हाँ, इसे आपके कार्बन सब ऑक्साइड वाले उदाहरण से समझते हैं। चलिए C3O2 के अंदर झांकते हैं। ठीक है। इसकी संरचना में ही 3 कार्बन परमाणु एक सीधी कतार में बैठे होते हैं। जो किनारे वाले 2 कार्बन हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन उनके इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए उन दोनों किनारों वाले कार्बनों पर +2 का चार्ज आता है। ठीक है। और बीच वाला कार्बन? बीच वाला कार्बन सिर्फ अपने आसपास के दूसरे कार्बनों से ही जुड़ा है। उनके बीच ताकत बराबर है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खिसकता और बीच वाले कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओह, तो अब गणित समझ आ रहा है। किनारे वाले दोनों का +2 और +2 हुआ 4 और बीच वाले का 0, कुल चार्ज हुआ 4। और क्योंकि वहां कुल 3 कार्बन परमाणु हैं, तो हमने बस 4 को 3 से भाग दे दिया। जवाब आया 4/3। तो ये वास्तव में किसी एक परमाणु की असली स्थिति नहीं है, बल्कि पूरी टीम का औसत स्कोर है। असली स्थिति हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। बिल्कुल सही। और संरचना को समझे बिना हम इस औसत के धोखे में आ सकते हैं। ये तो सच में किसी रहस्य को सुलझाने जैसा है। संरचना ही सारी सच्चाई बयां करती है। अब तक हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कैसे मापा जाता है, लेकिन स्रोत में इन अभिक्रियाओं को अलग-अलग प्रकारों में भी बांटा गया है। हाँ, मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार बहुत सीधा है, योग या कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं, जहां 2 चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। जैसे कोयले को जलाना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया है। और दूसरा प्रकार इसका ठीक उल्टा है, अपघटन या डीकंपोजिशन। इसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बंट जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पानी का टूटना। जब हम पानी में बिजली प्रवाहित करते हैं तो वह टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाता है। तीसरा प्रकार है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं। इसे तो म्यूजिकल चेयर्स के खेल की तरह देखा जा सकता है। म्यूजिकल चेयर्स? हाँ, जहां एक ताकतवर खिलाड़ी आता है और कमजोर खिलाड़ी को उसकी कुर्सी से धकेलकर खुद बैठ जाता है। बिल्कुल सटीक उपमा है। हमने जो जिंक और कॉपर का उदाहरण देखा था वो धातु विस्थापन ही था। जिंक ताकतवर था, उसने कॉपर को उसके घुल से विस्थापित कर दिया। और इसी तरह अधातु विस्थापन भी होता है। कई धातुएं इतनी सक्रिय होती हैं कि वे एसिड या पानी में से हाइड्रोजन गैस को बाहर धकेल देती हैं। या फिर हमारे बाहुबली फ्लोरीन का उदाहरण ले लें, जो पानी में से ऑक्सीजन गैस को ही विस्थापित कर देता है। लेकिन इन सब में जो चौथा प्रकार स्रोत में बताया गया है वो सबसे ज्यादा दिमाग को झकझोरने वाला है। असमानुपातन, या जिसे अंग्रेजी में डिस्प्रोपोर्शनैलिशन कहते हैं। ये रिडॉक्स रसायन विज्ञान की सबसे अनोखी स्थिति है। इसमें एक ही तत्व एक ही समय पर ऑक्सीकृत भी हो रहा होता है और अपचयित भी। एक ही तत्व दोनों काम कर रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है। ऐसा कैसे संभव है? ये तब संभव है जब कोई तत्व
किसी ऐसी बीच की ऑक्सीकरण अवस्था में फंसा हो जहां से वो सीढ़ी पर ऊपर भी जा सके और नीचे भी आ सके। इसका कोई उदाहरण? इसका क्लासिक उदाहरण है हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 का अपघटन। वही हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका इस्तेमाल घाव साफ करने या ब्लीच करने में होता है? बिल्कुल वही। हमने पहले चर्चा की थी कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की अवस्था -1 होती है। जब H2O2 टूटता है तो वो पानी और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पानी में ऑक्सीजन -2 में चला जाता है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी उसका अपचयन हुआ। और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन गैस बनी, उसमें वो शून्य अवस्था में आ जाता है। हाँ, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यानी उसका ऑक्सीकरण हुआ। तो एक ही अणु के अंदर ऑक्सीजन ने दोनों भूमिका एक साथ निभा ली। ये प्रकृति की कितनी शानदार कलाबाजी है। और रसायन विज्ञान लैब में इस कलाबाजी को देखने का एक बहुत ही रंगीन तरीका है, जिसे अनुमापन या टाइट्रेशन कहते हैं। स्रोत में रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियों के बाद सीधा इसके व्यावहारिक इस्तेमाल पर बात की गई है। हाँ, समीकरणों को संतुलित करना, चाहे वो ऑक्सीकरण संख्या विधि से हो या हाफ रिएक्शन मेथड से, जहां हम अम्लीय माध्यम में H+ और क्षारीय माध्यम में OH- का इस्तेमाल करते हैं, ये सब एक तरफ है। लेकिन टाइट्रेशन इन समीकरणों को हकीकत में बदलता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम किसी अनजान घोल की सांद्रता या ताकत का पता लगाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मजेदार रोल होता है सूचकों या इंडिकेटर्स का। ये ऐसे रसायन होते हैं जो अभिक्रिया पूरी होने पर रंग बदलकर हमें अलर्ट कर देते हैं। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का उदाहरण सबसे शानदार है। परमैंगनेट आयन एक स्वयं सूचक या सेल्फ इंडिकेटर के रूप में काम करता है। इसका अपना रंग गहरा जामुनी या गुलाबी होता है। जब इसे किसी अपचायक के साथ मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान इसका गहरा गुलाबी रंग गायब होकर पानी जैसा रंगहीन होता रहता है। मतलब जब तक सामने वाला रसायन इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहा है, तब तक परमैंगनेट अपना रंग खोता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही सामने वाला रसायन खत्म होता है, यानी अभिक्रिया पूरी हो जाती है और आप ऊपर से परमैंगनेट की बस एक और बूंद डालते हैं, तो वह रंगहीन होने के बजाय पूरे घोल को हल्का गुलाबी कर देता है। हाँ, वो हल्का गुलाबी रंग हमें चीख कर बताता है कि रुक जाओ, एंड पॉइंट आ गया है। और जहां स्वयं सूचक नहीं होते, वहां बारी इंडिकेटर डाले जाते हैं। जैसे डाइक्रोमेट के टाइट्रेशन में डाइफिनिल एमीन का इस्तेमाल होता है। एंड पॉइंट आते ही घोल अचानक से गहरे नीले रंग में बदल जाता है। ये रंगीन बदलाव किसी मैजिक शो से कम नहीं लगता। तो अगर हम इस पूरे विषय के धागों को एक साथ जोड़ें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों में लिखे एक कठिन समीकरण या लैब के रंगीन पानी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। लोहे के गेट पर धीरे धीरे जंग लगना एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कपड़ों पर गिरा दाग हटाने के लिए जो ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी रिडॉक्स है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों में भविष्य के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली द्रव हाइड्रोजन या आसमान में ओजोन परत के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया, इन सभी बड़ी और वैश्विक घटनाओं की जड़ में भी यही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों का लेन देन काम कर रहा है। ये प्रकृति का वो मूल बहिसाता है जो ब्रह्मांड को चला रहा है, और ये कभी गड़बड़ नहीं होता। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार। अभी हमने बात की कि ये दुनिया कैसे चलती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे खुद के अंदर क्या चल रहा है। आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रही हैं। हाँ, हमारे शरीर की हर एक कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो श्वसन करती है, वो पूरी तरह से एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और खाना पचाकर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वे उस ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं। यह एक बहुत ही नियंत्रित तरीके से चल रहा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। समय के साथ हमारे शरीर के अंदर चल रहे इसी रिडॉक्स संतुलन के धीरे धीरे बिगड़ने का ही एक परिणाम है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का खेल है और अगर विज्ञान भविष्य में इस इलेक्ट्रॉन के खेल को पूरी तरह से हैक या नियंत्रित करना सीख जाए, तो क्या ऊर्जा और जीवन की सीमाओं को हमेशा के लिए बदला जा सकता है? क्या हम एजिंग को रोक सकते हैं? ये तो विज्ञान के लिए अगले बड़े मोर्चे की तरह है। इस पे अभी बहुत शोध होना बाकी है। बिल्कुल। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास चलने वाले इस अदृश्य इलेक्ट्रॉन के खेल पर नजर रखिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।